हाय, ग्रो अकेडमी के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने फंडामेंटल एनालिसिस का एक ओवरव्यू लिया था। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस स्किल की जो कोई भी स्टॉक एनालाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करना। एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम उस कंपनी की करंट और पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और इसलिए एज इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करना और उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी की मेनली 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें ये पता लगता है कि किसी भी पॉइंट पे एक कंपनी कितने एसेट्स ओन करती है और कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है या लाइबिलिटीज हैं। दूसरा स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट। आप नाम से समझ ही गए होंगे कि इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है कि किसी भी टाइम पीरियड में एक कंपनी अपने एक्सपेंसेस निकालने के बाद कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें किसी भी टाइम पीरियड में एक कंपनी के टोटल कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज के बारे में पता लगता है। इससे हमें यह भी पता लगता है कि कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट से अलग होता है क्योंकि कुछ अर्निंग्स और एक्सपेंसेस नॉन कैश होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। इसके अलावा काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल तो कर देती है, बट उन पे अगेंस्ट पेबल कैश कंसर्न टाइम पीरियड के बाद रिसीव होता है। इन सभी फैक्टर्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट में लेता है। आज के वीडियो में हम बैलेंस शीट को डिटेल में कवर करेंगे और ये भी सीखेंगे कि कैसे एक कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ा जाता है। चलिए अब बैलेंस शीट की डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बैलेंस शीट एक समरी ऑफ रिकॉर्ड्स होती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि एक कंपनी क्या ओन करती है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स और क्या ओ करती है इन टर्म्स ऑफ लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में किसी भी पॉइंट पे एक कंपनी के टोटल एसेट्स हमेशा उनकी टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होने चाहिए, जिसमें शेयर होल्डर्स की इक्विटी भी इंक्लूड हो जाती है। इसलिए इसका नाम बैलेंस शीट है। चलिए सिंप्लिसिटी के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज को ब्रेक डाउन करते हैं। किसी भी कंपनी के एसेट्स फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। ये फिजिकल एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफर करते हैं, जैसे कि लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट एटसेट्रा। इन एसेट्स को कंपनी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज करती है। जनरली ऐसे एसेट्स को अक्वायर करने के लिए काफी कैपिटल लगता है। सेकंड है करंट एसेट्स। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम के टाइम पीरियड में यूज किए जाते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब कंपनी के वो गुड्स और प्रोडक्ट्स जो सेल करने के लिए रेडी हैं। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल्स भी इंक्लूड होते हैं, जिनका यूज करके कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। थर्ड है फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें कंपनी की दूसरी सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में की गई इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड की जाती हैं। और लास्ट है इंटैंजिबल एसेट्स। बेसिकली ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास किसी पर्टिकुलर ड्रग का पेटेंट है तो वो इंटैंजिबल एसेट माना जाएगा। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज को फॉलोइंग कैटेगरीज में ब्रेक किया जा सकता है। सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज। इसमें कंपनी के शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस काउंट होते हैं जो उन्हें 1 साल के अंदर फुलफिल करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट 12 मंथ्स में कंपनी को जो डेट रीपेमेंट करना होगा वो करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड है लॉन्ग टर्म डेट। ये ऐसा कर्जा है जो कंपनीज को 1 साल से ज्यादा के टाइम स्पैन में रीपे करना होता है। नेक्स्ट है अदर लाइबिलिटीज। इनमें कंपनी के बाकी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के पास काफी सारे अनपेड बिल्स हैं जो उन्हें फ्यूचर में पे करने होंगे तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। लास्ट है इक्विटी। एक कंपनी के ओनर्स या शेयर होल्डर्स अपनी इक्विटी के थ्रू कंपनी में पार्ट ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं। इसलिए इक्विटी एक कंपनी की अपने ओनर्स और शेयर होल्डर्स की तरफ लाइबिलिटी काउंट की जाती है। कंपनी इक्विटी के अगेंस्ट लाइबल इसलिए होती है क्योंकि उसके ओनर्स या इन्वेस्टर्स ने किसी पॉइंट पे उस कंपनी को स्टार्ट होने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल प्रोवाइड किया था। इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। पेड अप कैपिटल, ये वो कैपिटल होता है जो कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करते हुए रेज किया गया था। और दूसरा है रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। ये वो कैपिटल होता है जो कंपनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट्स अक्यूमुलेट करके अर्न किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी लास्ट 10 ईयर्स से प्रॉफिट कर रही है
तो वो सारा प्रॉफिट जो कंपनी ने इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स पे ना करके इकट्ठा किया होगा वो यहाँ काउंट किया जाएगा। सो ये थे एसेट्स और लायबिलिटीज के डिफरेंट कैटेगरीज। आई नो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी नई और डिफ़िकल्ट लग रही होगी, बट ये सभी टर्म्स समझना आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। अगर आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से समझ नहीं आए हों तो चिंता मत करिए, हम इन्हें आपके लिए एग्जाम्पल के थ्रू आगे और भी सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए जल्दी से बैलेंस शीट पढ़ने की कुछ टिप्स देखते हैं। एज एन इन्वेस्टर हमें एक बैलेंस शीट में फॉलोइंग चीज़ें देखनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये सभी ब्रॉड गाइडलाइंस हैं और एक्चुअल सिचुएशन कंपनी टू कंपनी या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकती है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या पिछले 5 से 10 सालों में कंपनी की नेटवर्थ, मेनली रिजर्व्स और सरप्लस, राइज हो रहे हैं या नहीं। इससे हमें ये पता लगेगा कि कंपनी के एसेट्स अच्छी हेल्थ में हैं और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। सेकेंडली, हमें ये चेक करना चाहिए कि कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट मैनेजेबल है या नहीं, यानी कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी का डेट रीसेंट ईयर्स में राइज हो रहा है तो कंपनी के पास उसको बैलेंस आउट करने के लिए इनफ इक्विटी भी होनी चाहिए। जनरली डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ग्रेटर होने पे हमें सिचुएशन फर्दर एग्जामिन करनी चाहिए ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि कंपनी में कोई इंसॉल्वेंसी इश्यूज ना हो। लास्टली, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि कंपनी के करंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश कंपनी की करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा हो। इससे हमें ये पता लगेगा कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को बिना कोई प्रॉब्लम्स फेस किए मैनेज कर सकती है। तो चलिए अब ग्रो पे बैलेंस शीट देखते हैं और उसे सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट ली है। आपकी स्क्रीन पे आप 2017 से 2021 के बैलेंस शीट नंबर्स देख पा रहे होंगे। तो चलिए पहले एसेट्स पे फोकस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स के एसेट्स को करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में डिवाइड किया गया है। चलिए पहले एक एक करके सभी करंट एसेट्स को देखते हैं। सबसे पहले कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक कंपनी या तो कैश के फॉर्म में रखती है या फिर ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टाटा मोटर्स के केस में ये कंपोनेंट 2017 से 2021 तक कंसिस्टेंटली राइज हुआ है। नेक्स्ट है टोटल रिसीवेबल्स। ये वो अमाउंट होता है जो कंपनी को अपने गुड्स और सर्विसेज डिलीवर करने के बाद रिसीव करना बाकी होता है। बेसिकली जितने अमाउंट की पेमेंट कस्टमर्स डिले करते हैं वो टोटल रिसीवेबल्स में काउंट की जाती है। नेक्स्ट है टोटल इन्वेंट्री। जैसा कि हमने आपको पहले बताया ही था कि इन्वेंट्री में एक कंपनी के वो गुड्स और प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो सेल करने के लिए रेडी हों, और इनमें वो रॉ मटेरियल्स को भी इंक्लूड किया जाता है जिनका यूज करके कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। नेक्स्ट है अदर करंट एसेट्स। ऊपर डिस्कस्ड एसेट्स के अलावा वो सभी एसेट्स जो अगले 1 साल के अंदर यूज होंगे वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। चलिए अब नॉन करंट एसेट्स पे फोकस करते हैं और एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहले नेट लोन्स। यहाँ कंपनी द्वारा दिए गए लोन्स इंक्लूड किए जाते हैं। टाटा मोटर्स के केस में हम देख सकते हैं कि कंपनी ने कोई लोन्स नहीं दिए हैं। नेक्स्ट है नेट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, इस कैटेगरी में कंपनी के लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा इंक्लूड किए जाते हैं। टाटा मोटर्स के केस में ये कंपोनेंट बड़ी स्टेडली इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2017 टू 2021। नेक्स्ट एसेट है गुडविल। ये एक इंटैंजिबल एसेट है जो जनरली तब कंसिडर किया जाता है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है। कभी कभी एक कंपनी एक्विजिशन के समय दूसरी कंपनी की अकाउंटिंग वैल्यू से ज़्यादा पे करती है, क्योंकि अगर जिस कंपनी को अक्वायर किया जा रहा है उसका मार्केट में काफ़ी बड़ा ब्रांड नेम हो सकता है। ऐसे में ये डिफरेंस अक्वायर करने वाली कंपनी की बैलेंस शीट में एज गुडविल रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद आते हैं इंटैंजिबल एसेट्स। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स जैसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इंटैंजिबल एसेट्स के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इस कैटेगरी में कंपनी की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक्स,
बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एट्सेट्रा इंक्लूड की जाती हैं। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्हें जनरली शॉर्ट टर्म में सेल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स। कंपनी के पास ऊपर डिस्कस की कैटेगरीज के अलावा जितने भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो इधर इंक्लूड होंगे। यहाँ एम्प्लॉयज़ को पे किए एडवांसेस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस एट्सेट्रा इंक्लूड हो सकते हैं। एसेट्स के बाद अब हम देखेंगे टाटा मोटर्स की लायबिलिटीज और एक एक करके सभी कंपोनेंट समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स पेबल के बारे में। ये वो कैपिटल होता है जो एक बिजनेस को अपने सप्लायर्स या क्रेडिटर्स को पे बैक करना होता है। एक तरह से ये टोटल रिसीवेबल्स का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। टाटा मोटर्स के केस में ये कंपोनेंट 2017 से स्टेडीली इंक्रीज हुआ है। फिर आते हैं टोटल डिपॉजिट्स पे। ये टर्म जनरली बैंक्स या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बैलेंस शीट में देखा जाता है, इसलिए टाटा मोटर्स के केस में ये 0 है। बैंक्स की बैलेंस शीट में डिपॉजिट्स लायबिलिटीज में दिखाई जाती हैं और लोन्स एसेट्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक्स को डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन लोन्स पे उन्हें इंटरेस्ट अर्निंग्स होती हैं। फिर आते हैं टोटल अदर करंट लायबिलिटीज पे। यहाँ वो सभी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस इंक्लूड की जाती हैं जो एक फर्म को अगले 12 महीनों के अंदर फुलफिल करनी होंगी। नेक्स्ट 12 मंथ्स का ड्यू डेट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। टाटा मोटर्स के एग्जाम्पल में ये कंपोनेंट पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुआ है। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म डेट पे। ये वो डेट होता है जो कंपनी को 1 साल या उसके बाद रीपे करना होता है। ये जितना कम होता है उतना अच्छा रहता है। टाटा मोटर्स के केस में उनका लॉन्ग टर्म डेट 2017 में 60,000 करोड़ रुपीस से बढ़कर 2021 में ऑलमोस्ट 93,000 करोड़ रुपीस पे पहुंच चुका है। फिर आते हैं डेफर्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी पे। जब एक कंपनी अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो उसके बाद कंपनी को जो एक्चुअल टैक्स पे करना होता है वो कंट्री के टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफर कर सकता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वही डिफरेंस होता है जो कंपनी ने अभी तक पे नहीं किया है बट आगे चल के पे करना होगा। फिर आते हैं अदर लायबिलिटीज पे। ये एक जनरल कैटेगरी है जहां वो सभी ऑब्लिगेशंस इंक्लूड की जाती हैं जो पिछली कैटेगरीज में फिट नहीं हुई। यहाँ पेंशन लायबिलिटीज, कैपिटल लीजेस, डेफर्ड क्रेडिट्स एट्सेट्रा जैसे ऑब्लिगेशंस को इंक्लूड किया जा सकता है। फिर आते हैं कॉमन स्टॉक पे। कॉमन स्टॉक वो कैपिटल होता है जो कंपनी ने प्राइमरी मार्केट में अपने स्टॉक्स इशू करके रेज किया था। यही स्टॉक्स हम जनरली सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रेफर्ड स्टॉक पे। ये वो कैपिटल होता है जो एक कंपनी प्रेफर्ड स्टॉक्स को इशू करके रेज करती है। प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक डिफरेंट होते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड्स रिसीव होते हैं। इसके अलावा बैंकरप्सी या मर्जर के केस में उन्हें पहले रीपे किया जाता है। हालांकि अगर आपके पास कॉमन स्टॉक हैं तो आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं जिनका यूज करके आप अपने वोट्स कास्ट कर सकते हैं जब एक कंपनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रही हो। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। और एक बात, सभी कंपनीज प्रेफर्ड स्टॉक्स इशू नहीं करती हैं, जैसा कि टाटा मोटर्स के केस में भी हम देख ही सकते हैं। फिर आते हैं अदर इक्विटी पे। ये मेनली कंपनी ने जो रिजर्व्स एक्यूमुलेट किए हैं उसको इंक्लूड करता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, यहाँ कंपनी के वो प्रॉफिट्स होते हैं जो उन्होंने एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक्यूमुलेट किए और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स के फॉर्म में पे आउट नहीं किए। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आई नो आज एक सिंगल एपिसोड के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन बिलीव मी ये सारा हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा और आपको एक बेटर इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा। और एक बार हैबिचुअल हो जाएंगे तो ये सब आपके लिए आसान बनता चला जाएगा। अगर हम सम अप करें तो एक बैलेंस शीट हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंटरेस्टिंग इंसाइट्स देती है, ये दिखा के कि कंपनी कितना ओन करती है और कितना ओ करती है। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं कि एक कंपनी हर साल कितना पैसा जनरेट कर रही है? अल्टीमेटली हम सभी को प्रॉफिट से ही मतलब होता है, फिर चाहे बिजनेस हो या इन्वेस्टिंग। इसके लिए हमें इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझना होगा, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।